ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से जुड़े सरकार के कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी। सर, स्वागत है आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, जिस तरह से भारत सरकार ने कार्बन एमिशन को लेकर एक बहुत बड़ा टारगेट को पूरा करने का एक लक्ष्य तय किया है और इस सिलसिले में कई परियोजनाओं को संचालित किया है, सबसे पहले इसी पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे हाल ही में शर्म एल शेख में आयोजित COP27 में भारत ने अपनी लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को जारी किया था और इस कन्वेंशन में आपने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी कौन से अहम लक्ष्यों को प्रस्तुत करती है? जब पेरिस एग्रीमेंट जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था, जो दुनिया में जलवायु परिवर्तन का एक आधारभूत अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट माना जाता है, उसके अंतर्गत दुनिया के सभी देशों को उनके जलवायु परिवर्तन के और क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ने के लिए अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को तय करने का एक प्रारूप दिया गया था। सभी देशों ने अपने एनडीसीज, अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को निर्धारित किया था, जो राष्ट्रीय लक्ष्य CBDR प्रिंसिपल, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी के आधार पर तय किए गए थे। उस समय भारत ने जो लक्ष्य तय किए थे उसमें 3 जो थे वो क्वांटिटेटिव थे और 5 जो थे क्वालिटेटिव थे। जो 3 क्वांटिटेटिव थे उसमें भारत ने रिन्यूएबल में अपनी एनर्जी क्षमता को बढ़ाना और कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी को कम करना तय किया था। 2015 के बाद जब ग्लासगो में वापस से नए एनहेंस एनडीसी देने थे, उस समय भारत ने कहा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य जो भारत ने 2015 में दिया था, भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में था जिन्होंने अपने लक्ष्यों को 9 साल पहले प्राप्त किया और इसलिए भारत ने उस लक्ष्य में बढ़ोतरी करी। कार्बन एमिशन इंटेंसिटी का भी जो लक्ष्य था वो जो 30 से 33% था, उसमें भी भारत ने अपने मूल लक्ष्यों को प्राप्त कर उसको बढ़ाकर हमने 40% किया। तो ये जो एनहेंस एनडीसी देने वाले जो देश हैं वो दुनिया में 30 ही देश थे और भारत भी उनमें से एक था। इसके बाद ये कहा गया कि दुनिया में जो नेट जीरो है उसके लिए अपना लॉन्ग टर्म कार्बन एमिशन इंटेंसिटी का प्रारूप सब देश देवे। जो प्रश्न आपने भी पूछा है, भारत ने अपनी वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी दी है जिसमें विशेष रूप से रिन्यूएबल के क्षेत्र और नए विषयों को बढ़ाने की बात कही है। और अभी आपने देखा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है और 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, ये भारत की उस लॉन्ग जिसको हम कार्बन एमिशन इंटेंसिटी का जो कार्यक्रम है उसके अनुरूप ही बढ़ते हुए कदमों के रूप में देख सकते हैं। मंत्री जी, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन सर्कुलर इकोनॉमी में भारत की क्षमता के बारे में कहा था और आपका मंत्रालय इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय है। तो वेस्ट टू वेल्थ के इस मिशन से कैसे वेस्ट कलेक्शन और स्क्रैपिंग का जो पूरा क्षेत्र है, पूरा तंत्र है, उसको इंटीग्रेट करने में ये मिशन कैसे मददगार साबित होगा? देखिए, हमारा मंत्रालय जो है वो नोडल एजेंसी इस मायने में है कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा विभिन्न नियमों और प्रारूपों को बनाया जाता है कि जब आप नई चीजों का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करें। और इसलिए उस रेगुलेशन को बनाने के लिए चाहे रबड़ को लेकर के हो, चाहे ई वेस्ट को लेकर के हो, चाहे इलेक्ट्रिक वेस्ट को लेकर के हो, चाहे प्लास्टिक को लेकर के हो, जितने भी रूल्स और रेगुलेशन की आवश्यकता थी हमारे मंत्रालय ने बनाने का काम किया है। दूसरा, वेस्ट टू वेल्थ में हमारा ये मानना है कि विभिन्न नगर पालिकाओं द्वारा जो हम नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम चलाते हैं उसमें हम उनको पूरी तरीके से प्रोत्साहित करते हैं कि जो एयर पोल्यूशन है उसका एक बहुत बड़ा कारण जो हजार्डियस वेस्ट है उसका सही डिस्पोजल कैसे किया जाए, तो वो भी हमारे मंत्रालय के कार्यक्रम का हिस्सा है। और इसके साथ ही साथ देश में जो बायोमास और बायोफ्यूल पॉलिसी आई है वो भी एक तरीके से वेस्ट टू वेल्थ के लिए एक अच्छी पॉलिसी है और हमारे मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो पराली जलती है उसको हम बायोमास में कैसे इस्तेमाल कर सके उसको लेकर CPCB के द्वारा कार्य किया जाता है। बिल्कुल, आपने वेस्ट का जिक्र किया तो प्लास्टिक वेस्ट हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है, लेकिन मंत्रालय ने, सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट पर नियंत्रण के लिए, इसको समाप्त करने के लिए कई स्तरों पर काम किया है। जैसे अगर हम 1 जुलाई से लागू सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए एक निश्चित उत्पादों पर और बिक्री पर, स्टोरेज पर जो एक पूरा प्रतिबंध लगाया गया है उसको ही देखें और जागरूकता के कई कार्यक्रमों को देखें, तो आप इस दिशा में प्रगति को कैसे देखते हैं और किस तरह से अधिनियमों के बनने के अलावा नागरिकों की जागरूकता भी इसमें आवश्यक है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ दिया है जिसको हम एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल है उसको यही कहते हैं कि जब तक बिहेवियर पैटर्न में चेंज नहीं आएगा
तब तक हम पर्यावरण के प्रति जो लड़ाई है उसको अच्छे तरीके से नहीं लड़ पाएंगे। और इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक में अब आजकल आप देखते होंगे कि हम एयरप्लेन में जाते हैं तो हमें लकड़ी की चम्मच मिलनी शुरू हो गई है, बाकी होटलों में भी शुरू हो गई है, कटलरी में बदलाव आ गया है। और जो सिंगल यूज प्लास्टिक में जो हमने 120 mm तक के जो प्लास्टिक की थैलियां उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया है। और आपके आकाशवाणी के माध्यम से मैं लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं कि जो हम मिशन लाइफ में कहते हैं कि घर से कपड़े का थैला लेकर निकलें, क्योंकि अगर प्लास्टिक हम लेकर के आएंगे, हमारी एक प्लास्टिक हमारे बारिश में हमारी नालियों को चौक करेगी, हमारे पशु खाएंगे, हमारी जमीन को खराब करेगी। तो सिंगल यूज प्लास्टिक में सभी नागरिकों को सहयोग देना चाहिए। निश्चित रूप से बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है और हम अगर इसमें एक बहुत बड़ी पहल का जिक्र करें यहाँ तो वो है चीता प्रोजेक्ट। भारत में दोबारा से चीता को वापस लाने के इस कदम से किस तरह बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम की ओर सरकार अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है और इस पहल से कैसे भारत में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम इकोलॉजिकल रॉन्ग को समाप्त करके इकोलॉजिकल हार्मनी स्थापित करना चाहते हैं। और बिग कैट जिसको हम कहते हैं, चीता, टाइगर, लायन, ये तब एग्जिस्ट कर सकते हैं जब उनका प्रे से लेकर के सब चीजें बैलेंस हो, बैलेंस एरिया में ही रह सकते हैं। मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा कि कई बार हम ये कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, देश में 53 टाइगर रिजर्व है, लेकिन हम केवल टाइगर नहीं है, वहां से देश की नदियों के लिए वाटर रिसोर्स निकलते हैं, वहां की देश की बायोडायवर्सिटी की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की रक्षा होती है, वहां पर देश का जैव विविधता का एक संपूर्ण प्राकृतिक संरचना रहती है। और इसलिए मेरा एक मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है इकोलॉजिकल हार्मनी स्थापित करने के लिए, अगर हमारे यहाँ से कोई प्रजाति विलुप्त हुई है तो उसको वापस से पुनर्स्थापित करके इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाना, इसको जो कार्य किया गया मुझे लगता है दुनिया में पहली बार ऐसे हुआ है और ये संतोष की बात है कि प्रोजेक्ट एक सही गति पे चल रहा है। मंत्री जी, हाल ही में संसद से पारित वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 पर भी मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि किस तरह से पुराने अधिनियम से इसे और कंटेम्परेरी और मजबूत बनाया गया है। हम 1976 से दुनिया के एक संधि के हिस्सा थे जिसमें जो कन्वेंशन फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज और ट्रीज को लेकर के थी, हमारी उसके प्रति प्रतिबद्धता थी और दुनिया में ये कहा जा रहा था कि आपने यहाँ पर एक सिस्टम बनाना चाहिए, लीगल सिस्टम, जो आपके एक्ट के अंतर्गत हो। नए वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत हमने उस सिस्टम को करके एक तरीके से दुनिया के साथ देशों में खड़े होकर जैव विविधता और वन्य जीवों की रक्षा के लिए एक स्ट्रांग लीगल मैकेनिज्म दिया है। उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो वन्य जीवी परियोजनाएं हैं, जहां से विकास परियोजनाएं उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना, इसलिए स्टेट को भी हमने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने का अधिकार दिया है। एक और जो बड़ी बात है कि जब हम वन्य जीव क्षेत्रों से लोगों का विस्थापन करते हैं तो वहां रहने वाले जो जनजाति समाज और स्थानीय समाज के लोग हैं और लोकल जो कम्युनिटीज हैं, उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं और उनका पुनर्स्थापन है, उसके लिए भी जो दिक्कतें आ रही थी उसको प्रशस्त करने का काम किया। एक बैलेंसिंग परिवर्तन हम वाइल्ड लाइफ एक्ट में लेकर के आए। मंत्री जी, वेटलैंड्स के संरक्षण को लेकर भी सरकार का बहुत बड़ा जोर रहा है और इस मामले में बड़ी उपलब्धि ये रही है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 75 वेटलैंड्स की पहचान का एक अहम लक्ष्य हमने पूरा किया है और देखा गया है कि जो रामसर साइट्स के रूप में बीते सालों में बड़ी संख्या में वेटलैंड्स को हमने शामिल किया है। तो इससे कैसे भारत वेटलैंड्स का संरक्षण करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपनी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है? मैं अक्सर अपने डिपार्टमेंट में ये कहता हूं कि फॉरेस्ट अगर हमारे लिए हार्ट का काम करते हैं तो वेटलैंड हमारे लिए किडनी का काम करते हैं। जी, आपको पता होगा देश की वेटलैंड में लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम रहता है, लोगों को रिलैक्स करने के लिए भी वो जगह मिलती है, वहां के से वातावरण अच्छा होता है। और इस देश में बड़ी बड़ी लेक है, जैसे हमारे कश्मीर में वुलर की लेक, मणिपुर में लोकटक की लेक, उड़ीसा में चिल्का की लेक, पंजाब में हरीके बैराज, हिमाचल प्रदेश में रेणुका सागर, मैं अनेकों नाम ले सकता हूँ, राजस्थान में हमारी सांभर की झील, और ये लगभग बड़ी बड़ी झीलें हैं। इन सब झीलों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है और पूरे देश में लगभग 4.5% एरिया हमारा वेटलैंड का है और वन क्षेत्र से बाहर भी 2.5% से ज्यादा एरिया में हमारी वेटलैंड है। ये हमारी वाटर बॉडीज भी हैं। आपको पता होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर
लोगों को अमृत सरोवर का काम दिया और जो भविष्य में प्राकृतिक संतुलन के लिए एक बड़ा विषय है। ये जो हमारी वेटलैंड है, आज इसमें से आजादी के 75 वर्ष में हम 75 वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट्स का दर्जा दिलाने में कामयाब हुए हैं। हमने वेटलैंड मित्र बनाए हैं, हमने लोकल जागरूकता के कार्यक्रम चलाए हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए, और उनके आसपास एक अच्छा सघन वन रोपण के भी कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाया है और इसमें भी हम जन भागीदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अभी 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे आने वाला है, तब हम वापस से एक पूरी वर्कशॉप इसके आगे के कार्यक्रम की करने वाले भी। मंत्री जी, क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के दृष्टिकोण को थोड़ा हम यहाँ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इस मामले में भारत हमेशा अपना एक स्पष्ट रुख रखता रहा है और COP27 में जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत ने क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के विषय पर अपना एक स्पष्ट रुख पेश किया था। तो इस विषय पर भारत का दृष्टिकोण कितना अहम है? देखिए, आज के जलवायु परिवर्तन का जो कारण है वो औद्योगिक क्रांति के बाद निकलने वाला जो कार्बन एमिशन है वो उसका है। और भारत दुनिया में हमेशा से ये कहता रहा है कि जो कार्बन एमिशन के लिए हिस्टोरिकल रिस्पांसिबिलिटी है और जिन्होंने दुनिया के सामने ये वादा किया था कि हम $100 बिलियन देंगे, उनको ये देना चाहिए। दूसरा, जलवायु परिवर्तन से लड़ना है तो हमें विकासशील देशों को पर्याप्त टेक्नोलॉजी उपलब्ध करानी चाहिए और इसलिए भारत दुनिया के विकासशील देशों की इस आवाज को उठाता भी रहा है। इस कार्बन एमिशन के कारण जो सबसे वल्नरेबल कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इसलिए उनको, जिनका कोई दोष नहीं है, लेकिन हमें पता है जैसे भारत में 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा है और हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ताउत के जैसा तूफान हो, आम्फान जैसा तूफान हो, इस तरह के लगातार हमारे तटीय क्षेत्र पे तूफान आते रहे हैं। वहां का जो होने वाला नुकसान है विशेष रूप से विकासशील देशों का, उनके लिए कोई फंड की व्यवस्था की जाए। और इसलिए इस बार जब लॉस एंड डैमेजेस फंड शर्म एल शेख में बना था तो भारत ने पुरजोर तरीके से उसमें अपना समर्थन दिया, योगदान दिया। और हमारा मानना है क्लाइमेट परिवर्तन के कारण जो विकसित देशों का जो वादा है वो वादा पूरा होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस का विषय हो और चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। जी, आपने मिशन लाइफ के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया था, तो पर्यावरण और जीवन शैली के समन्वय को लेकर भारत का ये बड़ा अहम विचार है जिसको दुनिया अब गंभीरता के साथ ले रही है। तो भारत का, क्योंकि इस वर्ष ये G20 प्रेसिडेंसी का एक बड़ा अहम अवसर है, तो कैसे भारत अपने इस विचार को इस अवसर के जरिए दूसरे देशों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार है? भारत की अपनी एक जीवन शैली रही है, उस जीवन शैली में विभिन्न व्यवहारिक विषयों को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाते हुए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारी 17% आबादी है, हमारा कार्बन एमिशन 4% है। दुनिया के विकसित देशों की 17% आबादी है, उनका कार्बन एमिशन 60% है। तो ये जो हमारा पर कैपिटा जो कार्बन जो कंजम्पशन है वो हमारा सबसे कम है। उसका बड़ा कारण हमारी जीवन शैली है। पर्यावरण मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से 75 ऐसे चुनिंदा कदमों को चुना है जो चाहे वाटर सेविंग हो, चाहे फ्यूल सेविंग हो, उसको हम मिशन लाइफ की तरह चलाना चाहते हैं। दुनिया के अनेक देश इसका समर्थन भी करते हैं और आपने देखा होगा कि शर्म एल शेख का चाहे डॉक्यूमेंट हो और चाहे अभी मॉन्ट्रियल में हुई बायोडायवर्सिटी का जो जनरल डॉक्यूमेंट हो, उसमें सब में माना गया है कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली दुनिया के बदलते हुए पर्यावरणीय संकट का सबसे बड़ा साधक के रूप में कार्य कर सकता है। जी मंत्री जी, हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का हमारा एक बड़ा अहम लक्ष्य है। ऐसे में बड़े स्तर पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम जैसे बड़े परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है। ऐसे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की क्या भूमिका है कि वो सतत विकास से विश्व को एक संदेश दे कि भारत विकास के साथ साथ एक सतत विकास वाला देश है? भारत सतत विकास का देश है और हमारा मानना है विकास और पर्यावरण में आपस में कोई विरोधाभास नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा, दिल्ली में प्रगति मैदान के पास हमने एक नया फ्लाईओवर बनाया है, अंडरपास भी है और उस अंडरपास में जितना ट्रैफिक रुकता था, टीवी ने विश्लेषण करके बताया कि अब चूंकि ट्रैफिक स्मूथ जा रहा है इसलिए कार्बन एमिशन में उस एरिया में बहुत ज्यादा कमी आई है। तो हमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा जो पर्यावरण अनुकूल हो। क्लाइमेट चेंज केवल क्लाइमेट चेंज नहीं है, क्लाइमेट चेंज के साथ क्लाइमेट जस्टिस भी चाहिए। ए डिग्निफाइड लाइफ टू ए कॉमन पर्सन, वो भी देनी आवश्यक है और दोनों का संतुलन बना करके हम चलेंगे। मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी समाचार में आपने अपना ये बहुमूल्य समय दिया और हमारे साथ इस विशेष बातचीत में आप शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से जुड़े सरकार के कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।